बहुत पुराने समय की बात है। रत्नावली नाम के एक नगर में गदाधर सिंह नाम का सुनार अपनी पत्नी कमलिनी के साथ रहता था। गदाधर सिंह बहुत ही सुंदर सोने चांदी के गहने बनाकर बेचता था। उसकी शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी जो खूब चलती थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक संतान की। दोनों की कोई संतान नहीं थी। जहां गदाधर सिंह एक हुनरमंद इंसान था, वहीं कमलिनी बहुत ही रूपवान और गुणी स्त्री थी। उसकी बराबरी की सुंदर स्त्री उस नगर में कोई दूसरी नहीं थी। कमलिनी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने उसे बहुत फुर्सत में बैठकर बनाया हो। तीखी नाकंश वाली गोरी कमलिनी बहुत ही सुंदर लगती थी। लोग उसे एक बार देखते तो देखते ही रह जाते। उस गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कमलिनी पर गलत नजर रखते थे। ऐसा ही एक इंसान था सज्जन सिंह, जो उसी गांव में रहता था। सज्जन सिंह नाम से तो सज्जन था, पर अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। उसकी नजर कमलिनी को देखकर खराब हो जाती थी। वो कमलिनी को किसी भी तरीके से पाना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ सोचकर गदाधर सिंह से दोस्ती कर ली और उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। वो बात तो गदाधर सिंह से करता, पर उसकी नजरें हमेशा कमलिनी पर ही टिकी रहती। कमलिनी उसकी नजरों को अच्छी तरह पहचानती थी, पर गदाधर सिंह की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि कई बार गदाधर सिंह ने उसे बोल भी दिया था, कमलिनी, तुम्हें तो हर किसी की नजर में खोटी नजर आता है। गदाधर सिंह एक सीधा साधा इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसने सज्जन सिंह की भी न जाने कितनी बार मदद की थी। जब भी सज्जन सिंह को धन की कोई भी मदद चाहिए होती तो वो गदाधर सिंह के पास ही आता। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से गदाधर सिंह पर ऐसा जादू कर दिया था कि गदाधर सिंह को ऐसा लगे कि दुनिया में सज्जन सिंह के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। वो उसको बहुत ही विश्वास करने वाला मित्र मानने लगा था। गदाधर सिंह अब सज्जन सिन्हा को अपने घर की हर छोटी बड़ी बात बताता था। कुछ भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि गदाधर सिंह को अपनी आंखों से कम दिखने लगा और धीरे धीरे गदाधर सिंह अंधेपन की तरफ बढ़ने लगा। उसने वैद्य हकीमों को अपने इलाज के लिए बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे गदाधर सिंह की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। एक दिन उसने सज्जन सिन्हा को अपनी परेशानी बताई और कहा, सज्जन सिन्हा, मैं धीरे धीरे अंधेपन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ ही समय बाद बिल्कुल अंधा हो जाऊंगा। मेरी कोई संतान तो है नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं जिसके सहारे से मैं जी लूं। मेरे पास 5000 सोने के सिक्के हैं। मैं उन्हें तुम्हारे पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कल मैं और कमलिनी मेरे इलाज के लिए दूसरे नगर जा रहे हैं। इतना धन न तो मैं अपने साथ ले जा सकता और न ही घर में पीछे से अकेले छोड़कर जा सकता। इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो और कभी जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे लौटा देना। सज्जन सिंह बड़ा खुश हुआ ये सुनकर और बोला, हाँ, हम मित्र, तुमने बिल्कुल सही सोचा। तुम्हारे ये 5000 सोने के सिक्के मैं अमानत के तौर पर जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा और तुम निश्चिंत होकर अपना इलाज करवाने के लिए जाओ। और भविष्य में जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें इन सिक्कों को लौटा दूंगा। कमलिनी भी पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसे गदाधर सिंह का यूं सज्जन सिंह को सोने के सिक्के देना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि गदाधर सिंह का सज्जन सिंह पर इतना विश्वास था कि वो उसके खिलाफ एक शब्द भी न सुनता। इसलिए कमलिनी ने कुछ नहीं बोला। सोने के सिक्के सज्जन सिंह को देकर कमलिनी और गदाधर सिंह अगले दिन दूसरे नगर के लिए चले गए। दूसरे नगर पहुंचकर गदाधर सिंह ने अपनी आंखों का बड़े बड़े वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होते होते गदाधर सिंह एक दिन बिल्कुल अंधा हो गया। एक महीने बाद कमलिनी रोती रोती अपने पति को अपने घर वापस ले आई। अब गदाधर सिंह बिल्कुल अंधा हो चुका था। गहने बनाना अब उसके बस की बात नहीं थी। जो भी जमा धन था धीरे धीरे गदाधर सिंह के इलाज में खत्म हो गया। अब तो हालत ये आ गई कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन गदाधर सिंह ने कमलिनी से कहा, मैंने अपने मित्र सज्जन सिंह को 5000 सोने के सिक्के अमानत के तौर पर रखने के लिए दिए थे।
तुम उसके पास जाओ और उन सिक्कों को मांग कर ले आओ। ये सुनकर कमलिनी बोली, हे प्राणनाथ, मैं तो आज तक इन गांव की गलियों में कभी अकेली गई नहीं हूँ, सो आज कैसे जाऊं? इस पर गदाधर सिंह बोला, कमलिनी, मैं आंखों से अंधा हूँ, अब तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। कमलिनी किसी तरह अपने घर से निकली और सज्जन सिंह के घर की तरफ चल दी। रास्ते भर लोग उसे अजीब अजीब सी नजरों से देखते रहे। नजरों का सामना करते हुए कमलिनी सज्जन सिंह के घर पहुंची और दरवाजे पर उसने दस्तक दी। अंदर से सज्जन सिंह की आवाज आई, कौन है? तो कमलिनी ने सकुचाते हुए कहा, मैं गदाधर सिंह की घरवाली कमलिनी। ये सुनते ही तो सज्जन सिंह की बाछें खिल गई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और बड़ी गर्मजोशी के साथ कमलिनी का स्वागत करते हुए उसे घर के अंदर ले गया और हंसता हुआ बोला, भाभी जी, आज आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने खबर भेज दी होती, मैं ही आ जाता। कमलिनी बोली, भाई साहब, जब से हम यहाँ आए हैं आप तो हमारे घर एक बार हमारा हालचाल भी पूछने नहीं आए हैं, जबकि आपको पता है आपके मित्र की कैसी हालत है। खैर छोड़िए, मैं किसी काम से आई हूँ। ये सुनकर सज्जन सिंह ने कमलिनी को ऊपर से नीचे तक लालच भरी नजरों से देखा और बोला, अरे भाभी, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, बस आप हुक्म कीजिए। कमलिनी ने नजरें एक तरफ फेरते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपकी जान ही चाहिए। जो मेरे पति ने आपको 5,000 सोने के सिक्के दिए थे, बस वही हमें लौटा दो। हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे पति अब कुछ काम नहीं कर पाते, सो घर में जो भी धन जमा था सब खर्च हो गया। अब हमारे घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए आप हमारे सोने के सिक्के हमें लौटा दो। ये सुनते ही तो सज्जन सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। वो बोला, सिक्के? कौन से सिक्के? मुझे कब गदाधर सिंह ने सोने के 5,000 सिक्के दिए और इसका गवाह कौन है? कमलिनी उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर बोली, जब मेरे पति आपको सोने के सिक्के दे रहे थे तो मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। सज्जन सिंह हंसता हुआ बोला, तो आप मुझ पर बेईमानी का इल्जाम लगा रही हैं। भाभी जी, मुझे किसी ने कोई सोने के सिक्के नहीं दिए और नहीं मेरे पास सोने के सिक्के हैं। कमलिनी ये सुनकर रोती हुई हाथ जोड़ते हुए बोली, ऐसा न कहिए भाई साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारा धन हमें लौटा दे। मैं कोई आपसे कर्ज नहीं मांग रही, जो हाथ का दिया है वही मांग रही हूँ। सज्जन सिन्हा मुस्कुराते हुए कमलिनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे 5,000 सोने के सिक्के की क्या बात कर रही हो? मैं तो तुम पर अपनी जान लुटा दूं। कहो तो अपना घर तुम्हारे नाम कर दूं और 5,000 की जगह 10,000 सोने के सिक्के दे दूं, पर एक शर्त है, तुम गदाधर सिंह को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। वैसे भी गदाधर सिंह अब अंधा हो चुका है और उसके पास अब एक पैसा भी नहीं रहा है। तुम उसके पास क्या करोगी? तुम्हारे रूप को तो वो देखकर उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बिल्कुल रानी बनाकर रखूंगा। कमलिनी अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे होकर बोली, अपनी हद में रहो सज्जन सिंह, अपनी औकात मत भूलो, मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ। ये सुनते ही तो सज्जन सिंह के तेवर एकदम से बदल गए। वो चिल्लाकर बोला, अगर ऐसी बात है तो निकल जा मेरे घर से और सुन, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। जो हो सके सो कर लेना। कमलिनी अपमान और तिरस्कार सहकर वहां से रोते हुए अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर कमलिनी ने अपने पति गदाधर सिंह को सारी कहानी सुनाई। गदाधर सिंह ये सुनकर चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं। उसने इतना विश्वास करके अपने मित्र को सोने के सिक्के रखने के लिए दिए थे, पर वो तो धोखेबाज निकला। अब क्या ही कर सकते हैं? उसने कमलिनी को समझाते हुए कहा, कमलिनी, तुम कल गांव के मुखिया के पास जाओ और उनसे सज्जन सिंह की शिकायत करो, न जाने वो हमारी कोई मदद ही कर दे। अगले दिन कमलिनी मुखिया के घर पहुंची। मुखिया को उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। इधर मुखिया भी कमलिनी का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। वो भी कमलिनी को पाने की चाह रखने लगा अपने मन में। कमलिनी उसको अपनी कहानी बताती जा रही थी और वो बस बिना कुछ सुने उसकी तरफ देखे जा रहा था। अंत में उसने कमलिनी से कहा, तो सज्जन सिंह तुमसे सही तो कह रहा है, अब तुम्हारा पति गदाधर सिंह अंधा हो गया है।
न वो गहने बनाने लायक रहा और न ही कोई और काम करने लायक। तो तुम सज्जन सिंह को भी खुश कर दो और मुझे भी खुश कर दो। तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के मैं अपनी तरफ से दूंगा और सज्जन सिंह से भी दिलवा दूंगा। ये सुनकर कमलिनी पर तो जैसे वज्रपात हो गया हो। मुखिया जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमलिनी ने तड़पते हुए कहा, आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारे गांव के सर्वे सर्वा है। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कृपया अपना धर्म निभाइए और मेरे सोने के सिक्के सज्जन सिंह से दिलवा दीजिए। ये सुनकर मुखिया बोला, अरीजा मूर्ख स्त्री, मैं क्यों उस भले आदमी को परेशान करूं? भला मुझे क्या पता, ये भी हो सकता है कि तू उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो जा यहाँ से। ये सुनकर कमलिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुखिया जी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे मन में जो खोट है उसका तो दंड तुम्हें स्वयं भगवान ही देंगे। इतना कहकर कमलिनी अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते भर कमलिनी रोते और ये सोचते हुए चली जा रही थी, क्या स्त्री होना और सुंदर होना इतना बड़ा अपराध है? हर कोई मुझे भोगना चाहता है, पर मेरे लिए आदर का भाव किसी की नजरों में नहीं है। बस मैं एक भोग की वस्तु समझी जा रही हूँ। यही सोचते सोचते कमलिनी अपने घर पहुंची और अपने पति को सारी बातें बताई। ये सुनकर गदाधर सिंह गुस्से में भर गया और अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, संसार कितना बेरहम हो गया है। फिर उसने कमलिनी को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं कमलिनी, ये हमारा बुरा समय चल रहा है। जैसे अच्छा समय नहीं टिका, वैसे ही बुरा समय भी नहीं टिकेगा। तुम कल कोतवाल के पास जाना और नगर कोतवाल से उन दोनों की शिकायत करना। देखना, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। कमलिनी अपने आंसू पोंछकर अपने पति की सेवा में लग गई। वो कमलिनी जो कभी गहनों से लदी हंसती मुस्कुराती रहती थी, उसके चेहरे पर 14वीं का चांद हमेशा नजर आता था, आज मुरझाई सी हो गई थी। बस एक साड़ी में अपने शरीर को ढके हुए थी। गहने जेवर तो सब बिक चुके थे। नाते रिश्तेदारों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि जिसको अपने हाथों से धन दिया, उसने भी बेईमानी कर ली। बेईमान सज्जन सिंह ने एक बार ये भी नहीं सोचा कि बुरे वक्त में उसके पति ने उसकी कितनी मदद की थी। पर इस दुख की घड़ी में कोई था जो अब भी कमलिनी के साथ था, और वह थी उसकी दासी रत्ना। रत्ना ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था, जबकि कमलिनी उसको कई बार कह चुकी थी कि रत्ना, अब मैं तेरी पगार नहीं दे पाऊंगी, तू कहीं और काम ढूंढे। पर रत्ना न मानी। वो हर बार कमलिनी को यही कह देती, देखो मालकिन, जब मुझ पर बुरा समय आया तो आपने मेरी बहुत मदद की थी, और जब आप पर बुरा समय आया है तो आप कहती है कि मैं यहाँ से काम छोड़ दूं। अब मैं 4 घर काम करती हूँ। अगर एक घर मुझे पगार न मिले तो कौन सा मैं भूख से मर जाऊंगी? आप ऐसी बातें न करें। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं आपके घर में ऐसे ही सेवा करती रहूंगी। आप मुझसे यहाँ से जाने के लिए न कहें। आपके घर से मुझे बड़ा सहारा मिला है। रत्ना की ये बात सुनकर कमलिनी को बड़ी तसल्ली सी होती थी। उसे भरे संसार में एक रत्ना ही अपनी सी लगती थी। यही सब सोचते हुए कमलिनी की आंखें लग गई और अगले दिन सवेरे उठी, नहा धोकर नगर कोतवाल से मिलने चल दी। नगर कोतवाल ने जब कमलिनी को देखा तो देखता ही रह गया। हाय, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी रूपवान तो हमारे राजा की रानी भी नहीं है। वो उसके रूप में खोता सा चला जा रहा था। इधर कमलिनी कोतवाल को अपनी शिकायतें बता रही थी कि देखिए कोतवाल साहब, सज्जन सिंह ने हमारे 5,000 सोने के सिक्के की बेईमानी कर ली, और जब मैंने मुखिया जी से शिकायत की तो उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझ पर गलत नजर गड़ाए हुए थे। ये सब सुनकर कोतवाल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सुन सुनारिन, तेरा सुनार तो अंधा हो चुका है। सही तो कह रहा था मुखिया और सज्जन सिंह। तू उसके पास अब क्या ही करेगी? तू मेरी बात मान, न मुखिया की सुन न सज्जन सिंह की। तू मुझसे विवाह कर ले, तुझे सारी सुख सुविधाएं मैं दूंगा। कमलिनी ने जब कोतवाल के मुंह से भी ऐसे वचन सुने तो वो झिझक कर पीछे हट गई और वहां से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल दी। जब वो रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसे रास्ते में सेनापति मिला। सेनापति ने एक रूपवान स्त्री को इस तरह रोते हुए जाते देखा तो उससे पूछ लिया, सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह रोते हुए क्यों जा रही हो?
तो कमलिनी ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सेनापति को सुना दी। सेनापति भी एक अकेली और मजबूर औरत का फायदा उठाना चाहता था, सो वो भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। कमलिनी किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। घर आकर कमलिनी अपने पति से लिपटकर रोने लगी और उसे सारी बात बताई। उसके पति ने कमलिनी की आंखों से आंसू पोंछे और उससे कहा, कमलिनी, जब बुरा वक्त आता है ना, तो पूरा संसार दुश्मन हो जाता है। गदाधर सिंह कमलिनी को तो ढांढस दे रहा था, पर मन ही मन वो खुद इतना दुखी हो गया कि अब मेरी कमलिनी का क्या होगा? मैं तो आंखों से बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। मेरी कमलिनी को ये इंसान रूपी भेड़िया नोच नोच कर न खा जाए। इसी चिंता में गदाधर सिंह घुलता जा रहा था कि अचानक कमलिनी उससे दूर हटी और दृढ़ आवाज में बोली, बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं सहूंगी। इस दुनिया ने मुझे बहुत धोखा दिया है। अब मैं इसके साथ उसी भाषा में बात करूंगी जैसा ये चाहती है। इतना कह कमलिनी अपने कमरे में चली गई। इधर गदाधर सिंह ये सोच रहा था कि कमलिनी अब क्या करने वाली है। वो कमलिनी के पीछे पीछे कमरे में गया और उससे पूछा, कमलिनी, अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे डर लग रहा है। कुछ ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे तुम्हारे चरित्र पर आंच आ जाए। कमलिनी बोली, बस तुम देखते जाओ। जो ये रूप आज मेरा दुश्मन बना है, अब मैं इसी को ढाल बनाकर इन सब लोगों से बदला लूंगी और अपना पैसा वापस लेकर दिखाऊंगी। गदाधर सिंह अब निश्चिंत होकर सो गया। उसे इतना पता था कि नारी जब अपनी पर आए तो वो काली और दुर्गा भी बन जाती है। अगले दिन कमलिनी खूब सवेरे उठी और नहा धोकर दर्पण के सामने बैठ गई। आज उसने बहुत दिनों के बाद इतना श्रृंगार किया। अपने आप को खूब अच्छे से सजाया संवारा और खुद ही शीशे में देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, ये रूप जो आज तक मुझे उलझन में डालता हुआ आया है, अब यही मेरा हथियार बनेगा। उसके बाद कमलिनी ने अपने पति को भोजन आदि करवाया और मुखिया के घर की तरफ चल दी। मुखिया के घर पहुंचकर कमलिनी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुखिया ने दरवाजा खोला। मुखिया ने जब कमलिनी को देखा तो वो देखता ही रह गया। आज तो कमलिनी बहुत सुंदर लग रही थी। कमलिनी के आने का कारण पूछकर मुखिया ने उसे घर के अंदर बिठाया। कमलिनी ने हंसते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने कल सारी रात सोचा तो मुझे आपकी बात सही लगी। आप सही कहते हैं, मेरा पति तो अब अंधा हो चुका है। अब मैं उसके पीछे क्यों अपनी जिंदगी खत्म करूं? ये सुनकर मुखिया खुश होते हुए बोला, अरे कमलिनी, मैं तुमसे शादी न कर पाऊंगा, पर मैं तुम्हारे यौवन का रसपान जरूर करना चाहता हूँ। तुम मुझे ऐसे ही अपने यौवन का रसपान कराती रहो। कमलिनी ये सुनकर बोली, हाँ, हम मुखिया जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। इस रूप का कुछ तो फायदा उठाओ। ये सुनते ही मुखिया उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा तो कमलिनी 2 कदम पीछे हट गई और रोकते हुए बोली, ना मुखिया जी, यहाँ नहीं। कल रात आप मेरे घर आना। मेरा पति तो वैसे भी अंधा है। मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगी और फिर हम अपनी रात रंगीन करेंगे। मुखिया भी खुश होता हुआ बोला, हाँ हाँ कमलिनी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। वहां से निकल कमलिनी बग्गी में बैठकर अब सीधा नगर कोतवाल के पास पहुंची। नगर कोतवाल ने जब कमलिनी को आधी रात में अपने घर के बाहर खड़े देखा तो बड़ा हैरान रह गया। मानो जैसे कि कोई स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतरकर उसके घर आए हो। सज्जन सिंह के कुछ बोलने से पहले ही कमलिनी बोल पड़ी, सज्जन सिंह, मैंने सारी रात बहुत सोचा। मुझे तुम्हारी बात सही लगी। हाँ, तुम सही कहते थे। मेरा पति तो अब अंधा हो गया है। वो अब किसी काम का भी नहीं है। कमलिनी ने उसे भी अपने रूपजाल और बातों में फंसाया और अपने घर कल रात का निमंत्रण देकर अब वो सेनापति से मिलने के लिए चल दी। सेनापति के पास जाकर भी उसने इसी तरह से बातें की। सेनापति जी, अब मैं हार गई हूँ। अपने इस यौवन को कहाँ छुपाती फिरूं? अब तो मेरा पति भी अंधा हो गया है और कोई सहारा भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं तुम्हारी होकर रहूं। ये सुनकर तो सेनापति की 7 उंगलियां घी में हो गई। वो खुश होता हुआ बोला, तुमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा है। आओ मेरे घर चलो। ये सुनकर कमलिनी पीछे हटती हुई बोली, ना सेनापति जी, अभी मैं आपके घर न जाऊंगी। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
जो मजा इंतजार में है वो तुरंत मिलने में नहीं है। आप ऐसे करना, कल रात को आप मेरे घर आना, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। और अपने घर का पता देकर कमलिनी अब सीधी सज्जन सिंह के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो सज्जन सिंह ने दरवाजा खोला। सामने कमलिनी को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। आंखें मलते हुए उसने कहा, कमलिनी, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कमलिनी बोली, सज्जन सिंह, मैंने कल सारी रात सोचा तो मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी। मेरा पति अब अंधा हो चुका है और उसके पास न धन है न पैसा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सज्जन सिंह ने जब ये बात सुनी तो खुश होता हुआ उसे अपने साथ घर के भीतर ले गया और कमरे में बिठाकर दरवाजा बंद कर लिया और कमलिनी से बोला, तुमने सही सोचा कमलिनी, अब तुम देखना, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर सज्जन सिंह कमलिनी को अपने गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, कमलिनी 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, न सज्जन सिंह, यहाँ नहीं, थोड़ा इंतजार करो। तुम कल रात मेरे घर आना, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। यहाँ किसी ने हमें देख लिया तो हमारे बारे में बातें होने लगेंगी। सज्जन सिंह को भी कमलिनी की बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है कमलिनी, तुम मेरा इंतजार करना, मैं सही समय पर आ जाऊंगा। सज्जन सिंह खुश होते हुए बोला। वहां से विदा लेकर कमलिनी अपने घर वापस आ गई और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हो गई। आज उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने अपने बदले की पहली चाल जो चल दी थी। घर पहुंचकर कमलिनी आज निश्चिंत होकर सो गई। बहुत दिनों के बाद आज उसे बड़े सुकून की नींद आई थी। सुबह उठकर उसने अपनी सहेली रत्ना के साथ मिलकर आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने रत्ना से 3 बड़े संदूकों की व्यवस्था करने के लिए कहा। रत्ना ने शाम होने से पहले ही 3 बड़े-बड़े संदूकों की व्यवस्था कर दी। कमलिनी ने तीनों संदूकों को एक बड़े कमरे में रखवा दिया और रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही शाम हुई, रत्ना दर्पण के आगे बैठ गई और अपने आप को सजाने संवारने लगी। आज उसने अपने आप को इतना सजाया कि उसे जो भी देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। उसे सजाने में रत्ना ने भी उसकी मदद की। जब श्रृंगार पूरा हो गया तो रत्ना ने कमलिनी की बलाई लेते हुए कहा, आज तो आप बिल्कुल 14वीं का चांद लग रही है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जो करना चाहती हैं, आप उसमें सफल रहें। इतना कह रत्ना कमलिनी के गले लग गई। कमलिनी की आंखों से 2 आंसू निकले और उसके गालों से लुढ़ककर नीचे गिर पड़े। उसने रत्ना से कहा, रत्ना, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर आहट सुनाई दी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, कमलिनी एक दीपक लेकर दरवाजा खोलने गई तो देखा, चमचमाते हुए मुखिया जी दरवाजे पर खड़े हैं। कमलिनी ने इठलाते हुए और बल खाते हुए मुखिया जी का स्वागत किया और घर के अंदर ले आई। घर में लाकर एक नरम बिस्तर पर उनको बिठाया और एक बढ़िया सुगंधित शरबत उनके लिए परोसा। पर मुखिया जी का ध्यान शरबत में कहा था। वो तो कमलिनी के यौवन का रसपान करना चाहते थे। उन्होंने आगे बढ़कर कमलिनी को जैसे ही गले में लेना चाहा, तभी कमलिनी की दासी रत्ना की आवाज आई, मालकिन, कोतवाल साहब आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही तो मुखिया जी को पसीना आ गया। वो बोले, कोतवाल इस समय तुम्हारे घर क्यों आए हैं? कमलिनी ने बात को संभालते हुए कहा, वो मेरे पति के मित्र हैं। हो सकता है उनकी खैर खबर लेने के लिए आए होंगे। तुम यही बैठो, मैं उन्हें अभी यहाँ से भेज कर आती हूँ। मुखिया जी तो थर-थर कांप रहे थे। वो बोले, कमलिनी, दरवाजा बाद में खोलना, पहले मुझे कहीं छुपाओ। अगर कोतवाल ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। ये सुनकर कमलिनी उसे संदूक वाले कमरे में ले गई और एक संदूक की तरफ इशारा करके बोली, आप इस बड़े से संदूक में छुप जाओ। मुखिया दौड़कर उस संदूक में छुप गया। कमलिनी दीपक लेकर फिर से दरवाजे पर आई। दरवाजा खोला तो देखा कोतवाल साहब खड़े हैं। कोतवाल ने हंसते हुए और दांत दिखाते हुए कहा, कमलिनी, देखो मैं आ गया। कमलिनी बोली, आइए कोतवाल साहब, आपका स्वागत है। इतना कह कमलिनी उन्हें उसी कमरे में ले गई जहाँ पर मुखिया बैठा हुआ था। पहले उसी नरम गद्दे पर कोतवाल को भी बिठाया
और सुगंधित शरबत परोसा। शरबत पीते हुए कोतवाल ने कमलिनी से कहा, कमलिनी, तुमने सही फैसला लिया है। अब तुम मेरे साथ रानी बनकर रहना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी न होगी। थोड़ी देर तक कमलिनी उसे अपनी बातों में फंसाए रखती है। फिर जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, पर्दे के पीछे छिपी रत्ना जोर से बोल पड़ी, मालकिन, सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं। दरवाजे पर खड़े हैं। ये सुनते ही कमलिनी 2 कदम पीछे हट गई। कोतवाल का तो ये सुनते ही हाल बेहाल हो गया। इस समय सेनापति तुम्हारे घर पर क्या करने आए हैं? उसने कड़क कर पूछा तो कमलिनी ने उसे समझाते हुए कहा, सेनापति जी मेरे पति के मित्र हैं। हो सकता है खैर खबर लेने आए हों। तुम बैठो, मैं उन्हें अभी यहाँ से रवाना करके आती हूँ। कोतवाल बोला, नहीं कमलिनी, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम मुझे जल्दी से कहीं छुपाओ। ये सुनते ही कमलिनी उसे भी संदूक वाले कमरे में ले गई और दूसरे संदूक की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम इस संदूक में छुपकर बैठ जाओ। जब सेनापति जी चले जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। सेनापति दौड़कर संदूक में छुपकर बैठ गया। इधर कमलिनी दरवाजे पर पहुंची तो देखा सेनापति बड़े सजे सवरे घोड़े पर बैठे हैं। कमलिनी ने उनका स्वागत सत्कार किया और आदर सहित अंदर ले आई। अंदर उसी नरम बिस्तर पर बिठाया और इधर उधर की बातें करने लगी। पर सेनापति का ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं था। वो तो कमलिनी की तरफ देखे जा रहा था। वो जल्द से जल्द कमलिनी को पाल लेना चाहता था। जब उससे सब्र न हुआ तो उसने कमलिनी से कहा, कमलिनी, इधर उधर की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले तुम मुझे खुश कर दो। ये कहकर सेनापति जैसे ही कमलिनी की तरफ बढ़ा, तभी रत्ना चिल्लाकर बोली, मालकिन, सज्जन सिंह आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। सेनापति ने जैसे ही सज्जन सिंह का नाम सुना तो दिमाग पर जोर देते हुए बोला, क्या ये वही सज्जन सिंह है जिसके बारे में तुमने बताया था कि उसने 5000 सोने के सिक्के की बेईमानी कर ली? कमलिनी बोली, हाँ सेनापति जी, ये वही सज्जन सिंह है। मुझे लगता है आज ये सोने के सिक्के शायद लौटाने आया है। आप यही बैठो, मैं उसे अंदर लेकर आती हूँ। सेनापति ने जब ये सुना तो घबरा गया। वो बोला, नहीं नहीं, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम मुझे कहीं छुपाओ। ये सुनकर कमलिनी ने संदूक वाले कमरे की तरफ ले जाकर उनसे कहा, वो जो तीसरा संदूक देख रहे हैं ना सेनापति जी, उसमें जाकर छुप जाओ। सेनापति तीसरे संदूक में छुपकर बैठ गया। कमलिनी अब दरवाजे पर पहुंची और सज्जन सिंह को भी अंदर ले आई। सज्जन सिंह ने आज उसे इतना सजा सवरा देखा तो उस पर मोहित हो गया और बोला, कमलिनी, आज तो तुम बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही हो। कमलिनी ने इठलाते हुए कहा, ये रूप और श्रृंगार सब आपके लिए किया है सज्जन सिंह। इतना कहकर वो सज्जन सिंह को संदूक वाले कमरे में ले गई। संदूकों के सामने खड़ा करके उसने सज्जन सिंह से पूछा, सज्जन सिंह, मेरे पति ने तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिए थे, तुम्हें याद तो है ना? सज्जन सिंह बोला, हाँ हाँ कमलिनी, याद है। अरे कमलिनी, तुम्हें पाने के लिए पता नहीं मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तुम्हारी चाहत में मैंने तुम्हारे मूर्ख पति से दोस्ती की और उसका विश्वास करने वाला बन गया। तुम्हें पता है इस सब के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। उसका मैंने इस कदर विश्वास जीता कि उसने 5000 सोने के सिक्के मेरे पास अमानत के तौर पर रखवा दिए। गदाधर सिंह इतना मूर्ख निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस जमाने में भला कोई किसी पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है? पर उस मूर्ख ने मुझ पर विश्वास किया और अपना सारा धन गवा दिया, और उसी बल पर मैंने तुम्हें पा लिया है। क्यों मानती हो न मेरी बुद्धि का लोहा? इतना कहकर सज्जन सिन्हा जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी कमलिनी के दिल में अब चुभ रही थी, पर वो सब कुछ सहकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने फिर सज्जन सिंह से कहा, सज्जन सिंह, क्या तुम मेरी 5000 सोने की असरफियां मुझे वापस नहीं लौटाओगे? ये सुनकर सज्जन सिंह ने कमलिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे कमलिनी, लौटा दूंगा, लौटा दूंगा। 5000 क्या, मैं तो तुझे 10,000 सोने के सिक्के दे दूंगा, पर तुम पहले मेरी हो जाओ। इतना कहकर उसने उसे बाहों में भरने की कोशिश की तो कमलिनी ने एक जोरदार धक्का सज्जन सिन्हा को मारा। सज्जन सिंह इस अचानक हुए हमले से घबरा गया और पीछे की तरफ जाकर गिरा।
एकदम बदलते हुए तेवर कमलिनी के देखकर सज्जन सिंह को बड़ा गहरा धक्का लगा। उसने कमलिनी से पूछा, अरे बेवकूफ स्त्री, तू ये क्या कर रही है? कमलिनी ने अपने कपड़ों में छिपाई हुई कटार बाहर निकाल ली और बोली, सज्जन सिंह, तूने हमारे साथ धोखा किया है। बहुत बड़ा धोखा तूने मेरे पति को दिया है। अब इसका फैसला महाराज के दरबार में ही होगा। इतना कहकर कमलिनी बाहर की तरफ दौड़ी और कोतवाल का घोड़ा लेकर राज दरबार की तरफ चल दी। इधर रत्ना ने मौका देखते ही तीनों संदूकों पर ताला जड़ दिया और चाबी अपने पास छुपा ली। सज्जन सिंह ने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कमलिनी का इस तरह का रूप उसे देखने के लिए मिलेगा। अपमान से तंग आकर सज्जन सिंह अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। इधर कमलिनी राजा के दरबार में पहुंच गई और वहां पर जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस तरह रोते और विलाप करते हुए कमलिनी को जब महाराज ने देखा तो उन्हें कमलिनी पर बड़ी दया आई। महाराज ने कमलिनी को ढांढस देते हुए कहा, रो मत सुंदरी, तुम्हें यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। बिना डरे सारी बात हमें बताओ। कमलिनी ने अब कहना शुरू किया, महाराज, मेरे पति की एक बीमारी के चलते आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जब मेरे पति को लगा कि वो अंधे हो जाएंगे तो उन्होंने 5000 सोने के सिक्के अपने एक मित्र जिसका नाम सज्जन सिंह है उसके पास अमानत के तौर पर रखवा दिए। मेरे पति ने तो सोचा था कि मैं अगर अंधा हो भी जाऊं तो ये पैसे मेरी पत्नी के काम आ जाएंगे, पर वो ठीक न हुए। खूब इलाज कराने के बाद भी उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पति एक सुनार है, पर आंखों की रोशनी जाने के बाद वो गहने नहीं बना सकते थे, इसलिए सब कुछ चौपट हो गया। जब हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए तो हमने अपने 5000 सोने के सिक्के उनके मित्र से वापस मांगे, तो उन्होंने बदले में एक शर्त रख दी कि वो कुछ रात मेरे साथ बिताएंगे तभी 5000 सोने के सिक्के वापस देंगे। महाराज ने जब ये सुना तो उनका खून खौल गया। उन्होंने सज्जन सिन्हा को तुरंत दरबार में हाजिर होने का फैसला सुना दिया और अपने सिपाहियों को सज्जन सिन्हा को लाने के लिए भेजा। सिपाही सज्जन सिन्हा को पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा ने जब सज्जन सिंह से पूछा तो सज्जन सिंह साफ साफ मुकर गया और बोला, ये स्त्री मुझे फंसाना चाहती है, मैं बेगुनाह हूँ। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि राजा भी किसी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहता था। राजा ने कमलिनी की तरफ देखा तो कमलिनी ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप अपने कुछ सिपाहियों को मेरे घर भेजिए। मेरे घर में एक कमरे में 3 संदूक रखे हुए हैं। उन संदूकों को राज दरबार में मंगवाइए। अब वही संदूक मेरी गवाही देंगे। ये सुनकर राजा के होश उड़ गए। हर इंसान वहां पर बैठा हुआ सदमे में आ गया। भला संदूक किसी की कैसे गवाही दे सकते हैं? राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया तो